नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। खबरों के सिलसिले में सबसे पहले शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। कनाडा के पीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया G7 सम्मेलन का न्योता। पीएम ने कहा कि आपसी सम्मान और साझा हितों के आधार पर मिलकर काम करेंगे दोनों देश। मुलाकात का बेसब्री से इंतजार। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लेमी का आज भारत दौरा। प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर से करेंगे मुलाकात। द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा समेत अन्य मुद्दों पर होगी बात। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का ऐलान, मस्क से बातचीत से साफ इंकार। ताजा विवाद के कारण सीनेट में टैक्स से जुड़ा बिल पास कराने की कोशिशों को झटका। ईद उल अजहा पर देश भर में अदा की गई सुबह की नमाज। दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में शांति व्यवस्था और ट्रैफिक बहाली के विशेष इंतजाम। राष्ट्रपति ने कहा कि बलिदान, विश्वास और मानवीय मूल्यों का प्रतीक है ये त्योहार। और फ्रेंच ओपन के महिला एकल वर्ग का फाइनल आज। सबलेंका के सामने कोको गॉफ की चुनौती, तो वहीं पुरुष वर्ग में कल सिनर और अल्कराज होंगे आमने सामने। और समाचार विस्तार से, जहां बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर की, जिसे आज 1 महीना पूरा हो गया है। 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में हमारे सशस्त्र बलों ने 6 से 7 मई की दरमियानी रात 1:05 से लेकर 1:25 के बीच ऑपरेशन सिंदूर चलाया और पाकिस्तान और POK में मौजूद आतंकवादियों के 9 लॉन्च पैड ध्वस्त कर दिए, जिसमें बहावलपुर में स्थित जैश-ए-मोहम्मद का मुख्यालय भी शामिल था, जबकि मुरीदके में मौजूद लश्कर के आतंकी ठिकानों पर भी ऐसा प्रहार हुआ कि कई आतंकी भी इसमें मारे गए। भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान के कई एयरबेस को तबाह कर दिया और इसके बाद पाकिस्तान ऐसा बौखलाया कि उसे हमारे बेकसूर नागरिकों को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन हमारे जाबाज जवानों ने उसकी हर कोशिश को नाकाम कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कह दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर अब आतंकवाद के खिलाफ भारत का न्यू नॉर्मल एक्शन है। अब पाकिस्तान से सिर्फ POK और आतंकवाद पर ही बात होगी। और आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया को ये बता दिया है कि भारत की आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति कैसी है। लेकिन इसके साथ ही सिंदूर शब्द ने काफी सुर्खियां बटोरी हैं। तो आइए जानते हैं सिंदूर का भारत की संस्कृति में क्या महत्व है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर जोरदार एयर स्ट्राइक की। इस कार्रवाई को भारतीय सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया। इसके बाद सिंदूर शब्द को लेकर दुनिया भर में चर्चा होने लगी। इस लाल रंग के सिंदूर का सनातन हिंदू धर्म में बहुत खास महत्व होता है। सिंदूर का पौधा एक खास पत्तेदार पौधा होता है जो धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व तो रखता ही है, इसे शुभता और शक्ति का प्रतीक भी माना जाता है। ये पौधा पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद होता है और अक्सर मंदिरों और घरों में इसे लगाया जाता है। सिंदूर एक शक्ति का प्रतीक है जो हिंदू परंपरा में विवाहित महिलाएं अपने माथे पर लगाती हैं। सिंदूर विवाह समारोह के समय लगाया जाता है और फिर उसके बाद हर दिन विवाहित महिलाएं इसे लगाती हैं। सिंदूर महिलाओं के 16 श्रृंगारों में से एक है। दरअसल इन आतंकियों को सिंदूर की ताकत क्या है पता नहीं था। आतंकवादियों ने पहलगाम में विवाहित महिलाओं के पतियों को मारकर उनका सिंदूर उजाड़ा था। इसीलिए इन आतंकियों को जड़ से खत्म करने के लिए भारतीय सैनिकों ने इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर दिया। विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में अपने आवास पर सिंदूर का पौधा लगाया। ये सिंदूर का पौधा PM को पिछले दिनों गुजरात दौरे के दौरान भेंट किया गया था। 1971 के युद्ध में साहस और पराक्रम की अद्भुत मिसाल पेश करने वाली कच्छ की वीरांगना माताओं बहनों ने PM को इसे भेंट किया था। असल में सिंदूर का पौधा एक खास किस्म का पेड़ होता है
जिसे अंग्रेजी में कुमकुम ट्री या कमील ट्री कहा जाता है। इसका बोटानिकल नाम बिक्सा ओरेलिना है और इसे संस्कृत में सिंदूरी के नाम से भी जाना जाता है। सिंदूर का पेड़ मूलतः दक्षिण अमेरिकी पौधा है। हालांकि अब ये भारत, म्यांमार, फिलीपीन समेत कई उष्णकटिबंधीय देशों में उगता है। इसे आम बोलचाल भाषा में सिंदूरी, लाट दुर्गा या अन्नाटो भी कहा जाता है। इसमें लाल कलर के फल उगते हैं, जिसका इस्तेमाल कर पाउडर और लिक्विड फॉर्म में सिंदूर या लिपस्टिक तैयार की जाती है। इसके फूल गुलाबी या बैंगनी रंग के होते हैं। फल हरी कैप्सूल फली जैसी होती है, जो पकने पर भूरी या लाल हो जाती है। अमेरिका में इसको अन्नाटो कहते हैं। अन्नाटो ट्री के बीजों की बाहरी परत से एक प्रकार का लाल नारंगी रंग निकाला जाता है, जिसका इस्तेमाल महिलाओं के सौंदर्य प्रसाधनों, खाद्य पदार्थों को कलर करने और औषधियों में किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीडी न्यूज। और कनाडा की ओर से भारत को G7 शिखर सम्मेलन का आधिकारिक निमंत्रण मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस बात की जानकारी दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पीएम ने बताया कि कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क जे कार्नी से फोन पर बातचीत करके खुशी हुई। हाल ही में हुए चुनाव में उनकी जीत पर उन्हें बधाई दी। G7 शिखर सम्मेलन के लिए निमंत्रण देने पर आभार जताया। पीएम ने कहा कि भारत और कनाडा जीवंत लोकतंत्र हैं और दोनों देशों के बीच गहरे जनसंबंध हैं। हम आपसी सम्मान और साझा हितों के आधार पर नई ऊर्जा के साथ मिलकर काम करेंगे। सम्मेलन में मुलाकात का इंतजार है। और शिखर सम्मेलन कनाडा के एल्बर्टा प्रांत के नास्किस में 15 से 17 जून के बीच होगा। G7 दुनिया की 7 सबसे बड़ी विकसित अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। भारत इसका सदस्य नहीं है, लेकिन उसे अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया जाता है। G7 में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल हैं। भारत को आमंत्रित करना समूह के लिए भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका को भी दर्शाता है। और ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लैमी आज भारत पहुंचेंगे। आज वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे और कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे। साथ ही डेविड लैमी विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से भी मिलेंगे। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा होगी और दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा होगी। लैमी की नई दिल्ली यात्रा दोनों देशों के बीच महत्वाकांक्षी मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप दिए जाने के 1 महीने के बाद हो रही है और ऐसा माना जा रहा है कि उनकी यात्रा में ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की संभावित नई दिल्ली यात्रा के लिए आधार तैयार करने पर भी फोकस होगा। देश भर में आज ईद उल अजहा का त्योहार मनाया जा रहा है। आज सुबह दिल्ली के जामा मस्जिद समेत कई प्रमुख शहरों में विशेष नमाज अदा की गई। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि बलिदान, विश्वास और मानवीय मूल्यों का ये त्योहार है। और दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में ईद उल अजहा पर शांति व्यवस्था, ट्रैफिक बहाली और सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। संवेदनशील इलाकों में तो खास तौर पर नजर रखी जा रही है। सूरत में पुलिस ने समारोह से पहले पैदल गश्त की। और यहाँ बुलेटिन में हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। हम जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्यों की निश्चित प्राप्ति। वाह यार, क्या सही हुआ। मेरा भी मन करता है कुछ करने का। मन करता है तो करो,
घर की चीजों से टाइम ही नहीं मिलता और हूँ सिर्फ 10वीं पास। आप LIC की बीमा सखी योजना के साथ जुड़ सकती हो। मैं LIC एजेंट बन सकती हूँ? पूरी ट्रेनिंग भी मिलेगी, मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा, स्टाइपेंड भी? ऊपर से कमीशन अलग। LIC बीमा सखी योजना से जुड़ने के लिए अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। LIC बीमा सखी योजना, अपनी शुरुआत अपने हिसाब से। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव सहाय ने शुक्रवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने बस्तर में शांति व्यवस्था, विभिन्न योजनाओं एवं उपलब्धियों पर चर्चा की और इसके साथ ही हाल ही में छत्तीसगढ़ में आयोजित सुशासन तिहार की प्रधानमंत्री को जानकारी दी। दिल्ली प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी उनके आवास पर मुलाकात की, जहां राज्य के विकास, नक्सल ऑपरेशन सहित अन्य प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने बताया कि अब बस्तर का चेहरा बदल रहा है। जो कभी बंदूक और बारूदी सुरंगों के लिए जाना जाता था, आज वहां मोबाइल टावर खड़े हो रहे हैं, जो सिर्फ संचार का माध्यम नहीं है बल्कि विकास और विश्वास के प्रतीक बन चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मुख्यमंत्री सहाय के प्रयासों की सराहना की और छत्तीसगढ़ के विकास में केंद्र सरकार के पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। और अब नरेंद्र मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर देखते हैं उससे जुड़ी खबरें। पिछले 11 वर्षों में मोदी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के चलते देश में खाद्यान्न का रिकॉर्ड उत्पादन हो रहा है और निर्यात भी बढ़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कृषि नीतियों और कल्याणकारी योजनाओं से क्या कुछ बदलाव हुए हैं, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोर कृषि क्षेत्र की तकदीर और तस्वीर बदलने पर रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानते थे कि देश को विकसित करना है तो पहले किसानों को मजबूत करना होगा। पीएम मोदी ने कृषि को विज्ञान और अनुसंधान से जोड़कर आज बदलते भारत में कृषि और किसान को उभरते भारत की सबसे बड़ी पहचान बना दिया है। वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद किसानों को समृद्ध बनाने के लिए मोदी सरकार ने कई अहम योजनाओं और नीतियों की शुरुआत की। मोदी सरकार ने कृषि और अन्नदाता के विकास के लिए अपने सारे खजाने खोल दिए। पिछले 11 वर्षों में कृषि और किसानों के बजट को 6 गुना से भी ज्यादा 25,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1,37,000 करोड़ रुपए कर दिया। किसानों के उत्पादों की खरीद और न्यूनतम समर्थन मूल्य में रिकॉर्ड बढ़ोतरी कर किसानों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को साबित कर दिया। किसानों की आय को बढ़ाना और उनकी उत्पादन लागत को कम करना, यही सबसे बड़ा मंत्र था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिसने आज किसानों का सम्मान बढ़ाया, उन्हें आत्मनिर्भर बनाया और सबसे बड़ी बात, उनकी आमदनी को बढ़ा दिया है। जैसे किसान क्रेडिट कार्ड है और किसान सम्मान निधि योजना है, फसल बीमा योजना है, इससे किसानों को बहुत बड़ा लाभ होता है। 14 दिन के अंदर अगर फसलें नष्ट हो जाती हैं तो सरकार उसकी क्षतिपूर्ति करती है और थोड़ा बहुत खाते से कट जाता है, लेकिन बहुत बड़ा लाभ है। जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तब से किसानों के आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। जैसे किसान सम्मान निधि है, किसान बीमा योजना है और फसलों के मूल्य में वृद्धि बराबर हर साल हो रही है। किसानों की अथक मेहनत, कृषि वैज्ञानिकों की कुशलता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की किसान हितैषी नीतियों योजनाओं के चलते कृषि मंत्रालय ने हाल ही में इस वर्ष के खाद्यान्न उत्पादन के अनुमानित आंकड़े जारी किए हैं, जिसमें खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड 3,539.59 लाख टन है। धान, गेहूं, मक्का, मूंगफली, सोयाबीन में उत्पादन ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, जिससे देश में आज खाद्यान्न के भंडार भरे हैं।
किसानों को सस्ता कर्ज मिले, उसके लिए मोदी सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना में बड़े बदलाव किए। कर्ज राशि की सीमा को बढ़ाया। पहले किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 3 लाख रुपए थी, जिसे अब 5 लाख रुपए कर दिया गया है। छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक मदद देने के लिए शुरू हुई किसान सम्मान निधि के तहत 11 करोड़ से ज्यादा किसानों को 3.68 लाख करोड़ रुपए की मदद दी गई। मोदी सरकार में किसानों को उनकी उपज का वाजिब दाम मिले, इसके लिए मोदी सरकार में एमएसपी में ऐतिहासिक वृद्धि हुई है। सरकार ने देश में पहली बार कृषि निर्यात नीति बनाई है। इससे कृषि निर्यात 4 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। सरकार कृषि में सहकारिता को बढ़ावा दे रही है। मोदी सरकार कृषि किसान कल्याण के लिए पूरी तरह समर्पित है। किसान खेती की आत्मा है, जीवनदाता अन्नदाता है। विकसित भारत के लिए समृद्ध खेती मोदी सरकार का लक्ष्य है। आज भारत अपनी घरेलू जरूरतों के साथ ही दुनिया की खाद्य आवश्यकताओं की भी पूर्ति करता है। भारत आज विश्व बंधु है, कल विश्व गुरु बनेगा। भारत विकसित बनेगा, जिसमें कृषि का महत्वपूर्ण योगदान होगा। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से छोटे और सीमांत किसानों के जीवन में परिवर्तनकारी बदलाव आए हैं। देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। देश की बड़ी आबादी की जीविका कृषि और इससे जुड़े कार्यों पर निर्भर है। साल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने शपथ लेते ही संकल्प लिया कृषि और किसानों की तस्वीर को बदलने का। केंद्रीय मंत्रिमंडल के हर फैसलों में किसानों के लिए बड़े फैसले लेने की शुरुआत हुई। ऐसा ही एक बड़ा फैसला था प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का। ये मोदी सरकार की ऐसी कल्याणकारी योजना थी जिसने देश भर के छोटे और सीमांत किसानों की जिंदगी को बदल दिया। किसानों को साहूकारों के चंगुल से बाहर निकालने में मदद की और सम्मान से जीने का हक दिया। पीएम किसान सम्मान योजना में किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हर साल 6,000 रुपए सीधे किसानों के खातों में दिए जाते हैं। मोदी सरकार ने इस साल फरवरी 2025 तक 18 किस्तों में 3.46 लाख करोड़ रुपए से अधिक किसानों को दिए हैं। इस योजना के सबसे बड़े उद्देश्य हैं छोटे और सीमांत किसानों की ऐसे समय पर मदद करना जब उन्हें फसलों की कटाई और बुआई के समय पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। छोटे और सीमांत किसानों की आय को बढ़ाने में ये योजना बड़ा लाभ दे रही है। इस योजना से किसान साहूकारों के चंगुल से बाहर निकले हैं। किसानों को खाद, बीज और कृषि मशीनों को बिना कर्ज आसानी से लेने में मदद मिल रही है। पीएम किसान सम्मान निधि हर 4 महीने में किसानों को सीधे बैंक खातों में दी जाती है। पीएम किसान सम्मान निधि से किसानों को उपज बढ़ाने में मदद मिली है। पीएम किसान सम्मान योजना किसानों के व्यय को पूरा करने के लिए साहूकारों के चंगुल में फंसने से बचा रही है और खेती से जुड़ी गतिविधियों में उनकी निरंतरता सुनिश्चित कर रही है। हम लगभग 6 साल से निधि ले रहे, जो भी निधि आती है हम उसको खेत के ही काम में लगाते हैं। किसान सम्मान निधि, उससे किसानों को बड़ा लाभ हो रहा है। उनके जरूरत के चीज़ों के लिए और लोन लेना पड़ता था, कर्जे में डूब जाते थे, ब्याज बढ़ता जाता था। और यह जो निधि हमें मिला है इससे हमें बहुत प्रधानमंत्री वाली, इससे हम बहुत खुश हैं। पीएम किसान योजना को और अधिक कुशल, प्रभावी और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से किसान केंद्रित डिजिटल बुनियादी ढांचे में निरंतर सुधार किए गए हैं, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस योजना का लाभ बिना किसी बिचौलिए के देश भर के सभी किसानों को मिल रहा है।
इस योजना के बड़े प्रभाव और उपलब्धियां रही हैं। इस योजना में मोदी सरकार ने 18 किस्तों में 3.46 लाख करोड़ रुपए से अधिक का वितरण किया है। नवंबर 2023 में विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत शुरू किए गए एक महत्वपूर्ण अभियान ने इस योजना में 1 करोड़ से ज्यादा पात्र किसानों को जोड़ा है। इस योजना में जून 2024 में मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों के भीतर 25 लाख किसानों को शामिल किया गया, जिसके चलते 18वीं किस्त प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की संख्या बढ़कर 9.59 करोड़ हो गई। पीएम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत लाभार्थियों को मिलने वाली धनराशि न केवल उनकी कृषि आवश्यकताओं में मदद कर रही है, बल्कि उनकी शिक्षा, चिकित्सा, विवाह आदि जैसे अन्य खर्चों को भी पूरा कर रही है, जो देश के किसानों पर इस योजना के सकारात्मक प्रभाव के संकेत हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना वास्तव में हमारे देश के कृषक समुदाय के लिए एक परिवर्तनकारी बदलाव है। पीएम किसान योजना की पहुंच का विस्तार कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने और देश के किसानों की आजीविका को बढ़ाने की सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। और विश्व बैंक के ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 10 साल में अत्यधिक गरीबी की दर 27 से घटकर 5.3% पहुंच गई है। वर्ल्ड बैंक के लेटेस्ट आंकड़ों से पता चलता है कि अत्यधिक गरीबी में रहने वाले लोग 344.47 मिलियन से घटकर केवल 75.24 मिलियन रह गए हैं। दरअसल विश्व बैंक ने अपनी गरीबी रेखा को पहले के $2.15 प्रतिदिन से बढ़ाकर $3 प्रतिदिन कर दिया है। वर्ल्ड बैंक द्वारा 2021 की कीमतों में वैश्विक मुद्रास्फीति को एडजस्ट करने के लिए अपनी अत्यधिक गरीबी रेखा को रिवाइज करने के बावजूद भारत ने अच्छा प्रदर्शन किया है। और ऑनलाइन और डिजिटल दुनिया से जुड़ने से हम प्रतिदिन ऑनलाइन दुनिया के खतरों से भी दो चार हो रहे हैं। तकनीक जहां एक और जीवन को आसान बना रही है, तो वहीं ऐसे जोखिम को बढ़ा रही है जिससे हम अनभिज्ञ हैं। इनमें से एक खतरा है आप जानकारी ना होने के कारण ऐसे गैजेट्स, ऐसे ऐप्स यूज करने लगते हैं जिससे आप पर रहती है हैकर्स, साइबर अपराधियों की नजर। किसी भी अनजान एप्लीकेशन को कभी अपने कैमरे का एक्सेस ना दें, और अनजान ही नहीं। मान लीजिए कि कोई ऐसा ऐप है जिस पर आपको थोड़ा ट्रस्ट है। मान लीजिए कोई कैलकुलेटर ऐप है, आपने उसे इंस्टॉल किया और आप देख रहे हैं प्ले स्टोर पे भी इसके तो बहुत ज़्यादा डाउनलोड्स हैं, बहुत रिव्यूज़ हैं, लेकिन आप अचानक से देखते हैं कि इसने आपके फ़ोन की कैमरा की परमिशन को लिया हुआ है, और आपको लगता है कि जो जैसे कैलकुलेटर का काम है कैलकुलेशन करने का, उस चीज़ के लिए उसे कैमरे की परमिशन चाहिए ही नहीं है। उसका ऐसा कोई फीचर ही नहीं है कि उसे कैमरे की परमिशन की ज़रूरत पड़े। तो ऐसे में आप उसके कैमरा की परमिशन को अनअलाउ कर दें या उस ऐप को ही अनइंस्टॉल कर दें। कैमरा चाहे मोबाइल में हो या लैपटॉप में, घर में, ऑफिस में या सार्वजनिक स्थानों पर, अगर आप सावधान नहीं हैं तो ये लगा सकते हैं आपकी डिजिटल और असल जिंदगी की सुरक्षा में सेंध। कैसे बचें, जानने के लिए देखिए हमारा खास प्रोग्राम साइबर अलर्ट आज रात 9 बजे। साइबर की दुनिया में लगातार बढ़ रहे हैं अपराध, नए नए तरीके अपना रहे हैं ये साइबर अपराधी। बहुत सारे ऐसा भी कैमराज होते हैं जिनका कोई ऑथेंटिकेशन ही नहीं होता। कोई भी इंसान दुनिया का आपके कैमरे को देख पाएगा। ऐसे बहुत सारे कैमरेज बिखरे हुए हैं वर्ल्ड में। टेलीग्राम चैनल था जिसपे ये वीडियोस वो बेचते थे। इन्होंने पूरे इंडिया के कई सीसीटीवी हैक करके ये पूरा डेटा लिया था। हर जगह जिस भी इंस्टीट्यूशन ने डिप्लॉय किए हैं कैमरास, उनकी जिम्मेदारी बनती है टू प्रोटेक्ट माय डेटा। और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। आइए योग के माध्यम से जीवन को स्वस्थ और निरोगी बनाएं। संतानहीनता एक बड़ी समस्या है। जानते हैं कुछ यौगिक क्रियाएं जो महिलाओं को इस समस्या में उपयोगी हैं। आजकल देखा जा रहा है कि फीमेल इनफर्टिलिटी केसेस बढ़ रहे हैं, तो हम 2 आसन लाए हैं, बहुत सुंदर आसन जो आपकी इनफर्टिलिटी के केस में बहुत लाभदायक है। तो आइए समझते हैं उन्हें कैसे करना है।
पहले हम दोनों पाँव के नमस्ते बना के ऐसे बैठेंगे। फिर धीरे से अपने राइट पाँव को ऐसे डायगोनली या तिरछा लेकर जाएंगे। ये आसन में आने के बाद धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को सामने लेके आना है और वॉक करते हुए या आगे बढ़ते हुए नीचे की तरफ जाना है। आप जितना नीचे जा सकते हैं आप जाइए, कंफर्टेबल होके। जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे आप देखेंगे आपके इनर थाई में एक बहुत सुंदर सा स्ट्रेच आ रहा है। धीरे 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 अपने स्ट्रेच को बढ़ाते हुए नीचे की तरफ जाना है और अगर कोशिश करके अपने सर को नीचे लगाना है। जितनी देर आप रुक सके नॉर्मल ब्रीदिंग में यहाँ रुकना है और धीरे से वापस आ जाना है। जैसे जैसे नीचे जाएंगे ये स्ट्रेच एक बहुत सुंदर स्ट्रेच, ब्यूटीफुल स्ट्रेच एक्सपीरियंस करेंगे। अब राइट लेग को वापस अंदर लेके आना है और लेफ्ट पाँव को बाहर की तरफ लेकर जाना है। बैक को सीधा रखते हुए, अपने घुटनों को सीधा रखते हुए, पाँव को सीधा रखते हुए, टोस को अंदर की तरफ खींचते हुए इसी प्रकार पहले की तरह ही वापस सामने की तरफ चलते हुए आगे जाना है। धीरे धीरे वॉक करते हुए हल्का हल्का स्ट्रेच देते हुए नीचे की तरफ जाके रुकना है। यहाँ कुछ समय रुकेंगे और धीरे से वापस आ जाएंगे। वापस आने के बाद दोनों पाँव को वापस साथ में नमस्ते बना लेंगे। नमस्ते बनाने के बाद अपने हाथों को अपने नमस्ते के ऊपर रख के इनहेल करते हुए एक्सहेल करते हुए नीचे की तरफ जाना है। जितना आप कंफर्टेबली नीचे जा सकते हैं जाएंगे और अपने सर को नीचे लगाने की कोशिश। जैसे हम यहाँ पे रुकेंगे हमारे इनर थाई का स्ट्रेच बहुत बढ़ेगा। धीरे धीरे उस स्ट्रेच को एक्सपीरियंस करते हुए कुछ देर यहाँ रुकेंगे और कंफर्टेबल होने के बाद धीरे से वापस ऊपर आ जाएंगे। ये दो आसनों को करने से आप देखेंगे कि आपके पेल्विक फ्लोर को, अपने इनर थाई को बहुत ब्यूटीफुल स्ट्रेच मिलेगा, जिसके कारण ये दो आसन आपके इनफर्टिलिटी के केस में बहुत लाभदायक होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपने ये योग क्रिया अच्छे से सीख ली होगी। इसी के साथ ही हमारे बुलेटिन में बस इतना ही। हमें अनुमति दें, नमस्कार। लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला चलता रहेगा।